हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आधा पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का जो पोल साइंस का आपका चैप्टर नंबर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। वो हम आधा चैप्टर लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। हम कुछ वैकल्पिक केंद्रों के बारे में और संस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान को लेकर। तो 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। अब उसने कहा है कि 1978 के बाद जो चीन में आर्थिक सफलता हासिल की, 1978 तक वो अमेरिका और सोवियत के बीच में रहा, उनमें विभिन्न कैंप का हिस्सा रहा, उसने साथ दिया। लेकिन 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता जो इतनी ज़्यादा हुई कि उसे भी एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। आर्थिक सुधार इस प्रकार हुए उसमें कि चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि वाला देश बन गया। अब चीनी गणराज्य था क्या, चीन है क्या, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। चीनी जनवादी गणराज्य इसे कहा गया, सबसे शुरू में कहा गया जब उसकी स्थापना हुई 1949 में। इसका नाम था चीनी जनवादी गणराज्य। ये साम्यवादी क्रांति यानी कि साम्यवाद से प्रेरित था। ये साम्यवाद को मानता था और इसके नेता कौन थे? माओ। तो ये सोवियत मॉडल पर आधारित था, क्योंकि आप लोगों ने हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो सोवियत कैंप था, जो सोवियत संघ था, वो साम्यवाद और समाजवाद को मानता था। तो इसीलिए चीन भी साम्यवाद का ही मानता था, साम्यवाद को ही मानता था, उसी से प्रेरित था। तो साम्यवादी क्रांति वहां पर हुई और जिसके नेता माओ थे। तो पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था चीन जो था कुछ समय के लिए, पर सोवियत मदद और सलाह भी मिली। अब आर्थिक समय से पिछड़ा भी हुआ था तो कुछ समय तक सोवियत, क्योंकि वो सोवियत के विचारधाराओं को मानता था, इसीलिए सोवियत ने भी उसकी काफी मदद की। उसने पूंजीवादी दुनिया से पूरे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि अमेरिका और सोवियत में हम जानते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका जो था वो पूंजीवाद और लोकतंत्र के फेवर में था, लोकतंत्र को मानता था। और क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध था, इसीलिए जो सोवियत संघ के साथ थे वो पूंजीवाद और लोकतंत्र की विचारधारा को नहीं मानते थे। इसलिए चीन ने भी ये मानते हुए पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़े और सोवियत संघ से मदद मांगी, जिसे उसे मदद भी की। तो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बाद चीन का उद्देश्य क्या बना कि खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करना। यानी कि खेती करते थे वो, तो खेती से पूंजी निकाली जाए, खेती से पैसा बचाया जाए और उसको बचाकर सरकारी नियंत्रण में, यानी कि सरकार के नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े कर दिए जाए। जिससे कि क्या हुआ, विदेशी बाजारों से तकनीक और सामान की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी के कारण चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार कराना शुरू कर दिया। अब एक तो बड़े उद्योग खड़े करने का उद्देश्य तो उसने बनाया, लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत थी? पूंजी की जरूरत थी। अब पूंजी धीरे धीरे इकट्ठी होगी और पूंजी को बचाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? ये तो हो गया कि खेती से पूंजी हमें मिल जाएगी, लेकिन हमारे देश में जो खाने के लिए, सामान के लिए, खनिजों के लिए जो हमें बाहर पैसा देना पड़ता है उन सामान को मंगाने के लिए, वो पैसा भी तो बचाना है। तो चीन ने क्या किया? चीन ने क्योंकि विदेशी बाजारों से तकनीक और सामान की खरीद उसे बाहर से लेनी पड़ती थी, उसके पास भी तकनीकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसे बाहर के देशों से सामान लेना पड़ता था। विदेशी मुद्रा की उसके पास कमी आ गई थी, तो उसने क्या किया कि जो भी सामान उसे बाहर से आयात कराना पड़ता था उसको धीरे धीरे उसने चीन में ही बनाना शुरू कर दिया, घरेलू स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया कि जिस चीज़ को हमें आयात कराना पड़ता है उसे हम धीरे धीरे अपने ही देश में बनाना शुरू करें, ताकि हमें वो पैसा बच जाए जो हम बाहर विदेशों को दे देते हैं। इस मॉडल से फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि चीन अपने संसाधनों का उपयोग करके औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव को उस पैमाने पर स्थापित करने के लिए कर सकता है जो पहले मौजूद नहीं थे। क्यों? अब घरेलू स्तर पर वो चीज़ों को तैयार करेगा तो नए नए उद्योग बनेंगे, घरेलू उद्योग बनेंगे, घरेलू उद्योगों से बड़े उद्योग बनेंगे। तो इससे क्या होगा? उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था होगी जो मजबूत हो जाएगी, है ना। औद्योगिक रूप से वो और ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी नींव डलेगी और वहाँ पर भी जो औद्योगिक विकास है, जो तकनीकी विकास है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से विकास होगा जैसा पहले नहीं होता था। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण का आश्वासन दिया गया। अब उसने ये कहा कि जब हम घरेलू स्तर पर चीज़ों को तैयार करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों का विकास होगा तो उद्योग करने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी,
है ना, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने आश्वासन दिया कि हमें बहुत ज़्यादा, हम अपने घरेलू स्तर पर उद्योग शुरू करने वाले हैं, तो हम बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे और जिससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अर्थव्यवस्था भी 5 से 6% की सम्मानजनक दर से बढ़ी, पर जनसंख्या की 2-3% की वार्षिक वृद्धि का मतलब था कि आर्थिक विकास बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। अब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था इस तरह से जब उसने चीन ने करने की कोशिश की तो 5 से 6% तक उसकी अर्थव्यवस्था तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ कि चीन की जनसंख्या भी 2 से 3% हर वर्ष बढ़ रही थी। हर साल उसकी 2 से 3% जनसंख्या बढ़ जाती थी। तो क्या होता था, जितने भी आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके, अपने संसाधन जो थे उससे प्रयोग करके वो जितनी भी पूंजी जमा करता था या जितनी भी आर्थिक विकास करने की कोशिश करता था, वो पूरी की पूरी जनता के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता था, पूरा नहीं पड़ पाता था। कृषि उत्पादन उद्योग के लिए अधिशेष उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब कृषि उत्पादन, मान लीजिए कि कृषि उत्पादन भी करे, खेती भी करेगा, तो क्या था, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि कृषि उत्पादन में अनाज पूरा नहीं पड़ पाता था। अब पूरा ही नहीं पड़ पाएगा, चाहे कितना भी उत्पादन करो, पूरा ही नहीं पड़ पाएगा, तो फिर बाहर से आयात तो करना पड़ेगा ना। तो ये उसके अंदर कमी थी। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। अब उसने उद्योग तो खोल लिए, लेकिन जो औद्योगिक उत्पादन था, रोजगार देने के बावजूद भी मतलब उम्मीद वाली तरीके से नहीं बढ़ रहा था, पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, कि उस तेजी से नहीं बढ़ रहा था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यूनतम था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। अब क्योंकि उसने नया नया घरेलू उद्योग शुरू किया था, घरेलू उद्योग के कारखाने खोले, अपना देश में संसाधनों को बनाना, उत्पादकों को बनाना शुरू किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीज़ बहुत कम थी। ठीक है, चीन को जो तो बहुत लोग नहीं जानते थे, उसकी अर्थव्यवस्था से इतने जानकार नहीं थे उसके, तो क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा नहीं होता था चीन में, जिस वजह से क्या था कि क्योंकि चीन के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए जब वो रोजगार देता भी था तो प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये मैंने जो कमियां हैं इसीलिए इसको रेड से मार्क किया है। ये आपको याद रखना है कि ये इसकी मॉडल के फायदे थे जो मैंने पर्पल कलर से किए हैं, आप देख सकते हो, और जो इसकी मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये इसकी कमियां थी मॉडल की। फिर 1970 में लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णय। अब 1970 में चीन ने ऐसी कौन सी नीतियां बनाई जिससे कि चीन को जो है वो ऊपर उठाया जा सके, उसका विकास किया जा सके। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। अब क्या था कि चीन जो था वो सोवियत संघ के साथ था। अब हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह सोवियत संघ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म हो गया तो साम्यवाद का भी खात्मा हो गया था। साम्यवाद खत्म होते ही चीन ने क्या किया, चीन ने अमेरिका जो कि महाशक्ति एक ही बच गया था, उसने उसके साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। और क्योंकि वो चीन अकेला पड़ गया था तो उसने क्या किया, अमेरिका का साथ दे दिया, जिसकी वजह से उसका जो एकांतवास था, अकेलापन था कि अकेला देश रह गया जो कि भाई सोवियत के साथ था, वो उसने खत्म कर दिया। अब वो चीन के साथ अमेरिका के साथ मिल गया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। अब 1973 में जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त चाओ एन लाई, उन्होंने क्या किया, कृषि, उद्योग में, सेना में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में अपनी तरफ से 4 प्रस्ताव रखे जिससे उनका आधुनिकीकरण किया जा सके, यानी कि मॉडर्न तरीके से उसमें वो टेक्नोलॉजी लाई जा सके जिससे कि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके और उनकी अर्थव्यवस्था में विकास हो सके। फिर 1978 में तत्कालीन नेता डेंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब 1978 में उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने क्या किया कि अपने चीन में आर्थिक सुधार लाने बहुत जरूरी थे। चीन में बेरोजगारी बढ़ गई थी, प्रति व्यक्ति आय कम थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो आर्थिक सुधार करने बहुत जरूरी हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी, यानी कि चीन में जो भी व्यापार करना चाहे वो आ सकता है और चीन के साथ व्यापार कर सकता है। उन्होंने हर देश को खुला द्वार दे दिया कि जो भी चीन में आकर व्यापार करना चाहे व्यापार कर सकता है, और जो चीन से व्यापार करने के लिए जाना चाहे, विदेश में इन्वेस्ट करना चाहे या विदेश के साथ व्यापार करना चाहे वो कर सकता है। मतलब कि सरकार ने ये भी कह दिया कि हम सबके साथ व्यापार करने को तैयार हैं और जो हमारे साथ व्यापार करना चाहे वो भी कर सकता है। विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करने की नीति।
अब उसने क्या किया कि जब उसने खुले द्वार कर दिए, अपने देश को खुले द्वार कर दिए कि भाई कोई भी अगर हमारे साथ, कोई भी देश अगर हमारे साथ व्यापार करना चाहे तो उसका स्वागत है, वो व्यापार कर सकता है हमारे साथ। अब क्या किया, जब विदेशी उसके साथ व्यापार करने आए तो उसने भी विदेश में व्यापार करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि विदेश में अपनी पूंजी लगाई, यानी कि विदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, विदेशियों को पैसा दिया, अपना पैसा लगाया विदेश में, और प्रौद्योगिकी में निवेश किया, यानी कि टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही थी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसमें उसने पैसा निवेश किया। उससे क्या हुआ कि उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करने की, अब उसने क्या कि हम नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो उत्पादकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि सारे विदेशों में सब जगह कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है, कंप्यूटर्स आए, लेकिन इंडिया में मान लो अगर कंप्यूटर सन 2000 में आए तो इसका मतलब ये कि तकनीकी प्रौद्योगिकी हमारे देश में देर से आई, लेकिन तकनीकी प्रौद्योगिकी आई ना, तो यही तकनीकी प्रौद्योगिकी है कि मतलब बाहरी जो विदेश थे, अब पहले जब कंप्यूटर के बिना काम होता था तो हमें क्या होता था कि हर एक चीज़ हाथ से लिखनी पड़ती थी, हाथ से बनानी पड़ती थी, टेबल बनाओ, सब कुछ बनाओ। अब क्या होता है, कंप्यूटर में 2 मिनट में टाइप करते हैं, 2 मिनट में हो जाता है। तो क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ गई ना, जो काम 2 घंटे का था वो काम आधे घंटे में हो जाता है। तो यही प्रौद्योगिकी थी जिसमें विकास करने की ज़रूरत चीन को महसूस हुई, और उसने सोचा कि अगर हम विदेश में पैसा लगाएंगे और प्रौद्योगिकी में निवेश करेंगे, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, तो हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी भी आएगी और जिससे हमारी उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। उसने क्या किया, जो बाजार था यानी कि जो व्यापार करने का तरीका था, उसमें भी उसने अपना एक नया तरीका निकाला। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। अब उसने शॉक थेरेपी, हम लास्ट चैप्टर में शॉक थेरेपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। पर उसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया चीन ने। उसने क्या किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और अपने आप चरणबद्ध ढंग से अपने बाजारों को खोला कि हम किस तरह से आगे निवेश करेंगे, किस तरह से दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे। उसने चरणबद्ध तरीका एक अपनाया, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। फिर 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का। अब साम्यवादी में हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, साम्यवाद में क्या था कि सारा का सारा नियंत्रण जो था वो एक सरकार के हाथ में था। बाद में जाकर जब सोवियत खत्म हो गया था तो निजीकरण उसका कर दिया गया। इसी तरह से चीन में भी 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, मतलब कि एक विशेष व्यक्ति विशेष के पास खेत अपने हो। पहले तो जो होता था जितनी भी भूमि थी और जितने भी उद्योग थे वो सारे सरकार के अंतर्गत थे, है ना। लेकिन 1982 में क्या हुआ कि चीन ने कहा कि खेती का निजीकरण किया जाए और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया जाए, मतलब कि ये इस व्यक्ति विशेष के खेत हैं, ये इस व्यक्ति के खेत हैं, ये इस व्यक्ति का उद्योग है, इस व्यक्ति का कारखाना है और इस व्यक्ति का कारखाना है, ये सरकार का नहीं है, ये उसका निजी प्रॉपर्टी है। ऐसा उसने रूल लगा दिया। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। अब जो व्यापार संबंधी अवरोध मतलब रुकावटें होती हैं, कि मतलब व्यापार संबंधी जितनी भी रुकावटें आती हैं उसको केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है जहां पर विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। मतलब कि जो विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, अपना उद्यम लगा सकते हैं, मतलब कि अपना काम शुरू कर सकते हैं वहां पर। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। अब उसने क्या किया, जब कृषि को निजीकरण कर दिया, उसने कह दिया कि भाई ये इंसान है, ये अपना खेत, इसके नाम का खेत है, अब ये अपने खेत में जो मर्जी करे, जो मर्जी उगाए, जिस प्रकार से बाजार करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वो कर सकता है। अब उससे फायदा क्या हुआ, जब उसने निजीकरण कर दिया तो जो जिस व्यक्ति का खेत था उसको सरकार की सुनने की जरूरत नहीं थी, वो अपने हिसाब से खेती कर सकता था, जो चाहता वो उगा सकता था। इस वजह से क्या हुआ कि कृषि जो उत्पाद थे और ग्रामीण आय जो थी, एक तो कृषि उत्पाद बढ़ गए क्योंकि किसान को भाई जानकारी होती है ना कि कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज उगेगी, क्या उगेगा, कब उगेगा, तो उस तरह से क्या हुआ, कृषि उत्पाद बढ़ने लगा और इसकी वजह से ग्रामीण यानी कि गाँव में जो थी वो आय, जो कमाई थी वो बढ़ने लग गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ गई। अब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी यानी कि जो गांव में था, गांव में निजी बचत बनने लगी। अब हर एक के खेत थे अपने अपने, तो हर एक अपने हिसाब से खेती करता था, बाहर जाकर बेचता था, कमाता था और उस वजह से क्या होता था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़ी ऊपर उठने लगी, लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद जो है वो बढ़ गई थी। तो क्या किया, जो लोग खेती नहीं करना चाहते थे उन्होंने छोटे छोटे उद्योग लगाने शुरू कर दिए। उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही, यानी कि चीन में कृषि और उद्योग इन दोनों क्षेत्रों में
चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय ढंग से बढ़ती रही। व्यापार के नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब चीन ने क्या किया था, चीन ने व्यापार के नए कानून बना दिए। एक तो खुले द्वार की नीति उसने अपनाई थी, फिर क्या किया, उसने नए कानून बना दिए व्यापार के, और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करने का मतलब क्या है कि उसने कुछ देश ऐसे चुने जिनके साथ वो विशेष रूप से आर्थिक अपनी अर्थव्यवस्था थी उसकी साझेदारी करता था। यानी कि कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे थे जहां से वो व्यापार करता था कुछ चीजों को लेकर। तो उससे क्या हुआ कि विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई, यानी कि जो उसका विदेशी व्यापार था वो बढ़ गया। ठीक है, चीन में ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करने लगे। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, जिससे चीन अब दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। इससे क्या हुआ कि चीन के क्योंकि व्यापार बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसका बढ़ा, तो विदेशी मुद्रा भी उसके पास बढ़ गई। अब भाई जो विदेशी इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो अपनी मुद्रा में ही करेंगे ना, तो विदेशी मुद्रा चीन के पास बढ़ती चलेगी। अब क्या है, आज की डेट में क्या है कि चीन जो है वो दूसरे देशों में अब निवेश करता है। जैसे दूसरे देशों ने चीन में निवेश किया, इस तरह चीन अब दूसरे देशों में निवेश करता है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, व्यापार नीति जिसमें बनाई जाती है, उसमें चीन 2001 में सदस्य बन गया। अब हर किसी को चीन में होने वाले सुधारों का लाभ नहीं मिला। अब चीन ने इतने सारे सुधार तो किए, लेकिन हर किसी को वो लाभ नहीं मिले। लेकिन तो क्या समस्या उत्पन्न हुई थी इसमें? चीन में बेरोजगारी बढ़ गई, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग नौकरी की तलाश में थे। अब उसमें क्या हुआ, उसने निजीकरण कर दिया। ठीक है, सबका अपना अपना हो गया। अब जिसका काम चल गया, जिसको भाई कमाई हुई, जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी, उसने बढ़ाई। जिस तरह से क्या हुआ कि सरकार का जो नियंत्रण था उद्योगों पर, खेती पर, कमाई पर, जो अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण जो था वो सरकार का नहीं रहा था। निजीकरण बहुत ज्यादा हो गया था। तो लोग चीन में क्या थी, वो बेरोजगारी बढ़ गई। क्योंकि देखो उद्योग तो लिमिटेड ही थे, है ना, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी। हमने पढ़ा था ना, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। अब इतने सारे लोगों को बेरोजगार रहना ही पड़ जाएगा, क्योंकि रोजगार कहाँ से देंगे? इतने उद्योग नहीं थे जितनी हिसाब से वहां पर जनसंख्या बढ़ रही थी। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी के जैसे ही खराब थे। महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति वहां नहीं थी। महिलाओं को नौकरी करना वहां अलाउड नहीं था, और काम करने के जो हालात थे वो यूरोप की 18वीं और 19वीं शताब्दी जैसे ही खराब थे। इसका मतलब ये है कि वहां पर काम करने के हालात बड़े खराब थे। जो काम करने की टाइमिंग्स हो गई, समझ लो, काम करने का माहौल हो गया, ठीक है, काम करने के रूल्स हो गए, वहाँ प्रति व्यक्ति आय हो गई, कितनी तनख्वाह है, ये सब हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा पिछड़े थे और बहुत ज़्यादा खराब थे। पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ने जैसे परिणामों के साथ गांव और शहर के और तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ गया। अब चीन में जिस संख्या बढ़ रही थी, उस तरह से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। और क्योंकि निजीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था नहीं, कोई सख्त कानून नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। उससे साथ क्या हुआ कि गांव में और शहर में और तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ गया। मतलब जो गांव में रहते थे और शहर में रहते थे उनके बीच फासला बहुत बढ़ गया, वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर होने लगे। और इसी तरह जो तटीय भूमि पर रहते थे और जो मुख्य भूमि पर रहते थे उन लोगों में फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1997 के वित्तीय संकट के बाद एशियन देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की थी। अब 1997 में बच्चों एक वित्तीय संकट आया था। वित्तीय संकट का मतलब हर एक देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा हिल गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो एशियन देश थे, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जो ये वाले देश थे, इनकी अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए, क्योंकि उस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था काफी अच्छे से बढ़ रही थी, तो चीन ने उनकी देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए काफी मदद करी थी। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी चीन ने बहुत ज्यादा मदद की थी आर्थिक रूप से। इसकी नीतियों के कारण चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। यानी कि इस तरह से जब उसने दूसरे देशों की मदद की तो उसको भी एक विश्व शक्ति की तरह देखा गया। अब भारत और चीन के कैसे संबंध है? पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, जबकि पश्चिमी साम्राज्यवाद नहीं था, यानी कि अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव नहीं था, अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं था, उससे पहले क्या था? उससे पहले दो शक्तियां थी, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से। सभी रूपों को इसमें मिला लिया गया है, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक रूप से दो शक्तियां थी, चीन और भारत। अगर हम सिर्फ एशिया को देखें तो,
ठीक है। पश्चिमी साम्राज्यवाद तो अमेरिका का जब राज हो गया, तो अमेरिका जब महाशक्ति बन गया था तो पश्चिमी साम्राज्यवाद फैल गया। लेकिन उससे पहले अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में 2 शक्तियां थी। एक चीन थी जिसे एशिया की महाशक्ति कहा जाता था, और एक भारत था। चीन ने बहुत साल शासन किया। मंगोलिया, कोरिया, भारत, चीन के कुछ अंश और तिब्बत। अपनी सीमा के बाहर विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों पर प्रभाव रहा। अब भारत ने क्या किया? भारत ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर ही राज किया, वहीं पर प्रभाव रखा और वहीं के साम्राज्यों को कंट्रोल किया। लेकिन चीन ने एशिया के बहुत बड़े भाग पर, जिसमें कि मंगोलिया भी आ गया, कोरिया भी आ गया, चीन ने एशिया के बहुत बड़े भाग पर राज किया, बहुत सालों तक शासन किया, ठीक है, जिसमें कि तिब्बत के भी कुछ शहर आ सकते हैं। लेकिन भारत और चीन, उसके बावजूद भी ये 2 शक्तियां थी, लेकिन फिर भी ये कभी नहीं टकराए। इन्होंने अपने सीमित संबंध रखे, बहुत ज्यादा युद्ध की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की, ना एक दूसरे के जो शासन करने वाले क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करने की कोशिश की। इन्होंने अपने सीमित संबंध रखे कि हम इस तरह से एक दूसरे के क्षेत्रों में दखल ना दें जिससे कि युद्ध की संभावना बने, ठीक है। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत ने उस वक्त ब्रिटेन से आज़ादी पाई थी, हम सब जानते हैं, भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ठीक है। और चीन क्या था? चीन ने विदेशी शक्तियों को खुद निकाल दिया था अपने देश से। दोनों से विकासशील विश्व के आकार और हालात सुधारने की उम्मीद की गई, लेकिन दोनों ही विकासशील देश थे, ठीक है। उनसे क्या उम्मीद की गई कि वो जो विकासशील विश्व है उसका आकार सुधारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि भारत चीन में विवाद हो गया, ठीक है, सीमा को लेकर विवाद हो गया। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से विवाद उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर विवाद हुआ था। मतलब कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर भी कब्जा करने की कोशिश की। उसने ये कहा कि भाई तिब्बत का क्षेत्र है और हम इस पर हमला करना चाहते हैं। तो जब उसने हमला किया तो भारत और चीन में क्या हुआ? विवाद मच गया। पहला विवाद सीमा को लेकर हुआ और दूसरा विवाद अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर कब्जा करने को लेकर हुआ। ये दोनों विवाद बहुत बड़े विवाद हुए। फिर उसके बाद सन 1962 में आप जानते हो भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। 1962 में भारत और चीन का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अब सन 1962 के झगड़े में क्या हुआ? भारत को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा और भारत चीन संबंधों पर दीर्घकालिक असर हुआ। अब क्या, जब 1962 का युद्ध हुआ उसमें भारत हार गया था चीन से। उसके बाद क्या हुआ? जब भारत हार गया तो भारत और चीन के जो संबंध थे वो बहुत लंबे समय के लिए बिगड़ गए। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। मतलब कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध भारत और चीन ने 1976 तक नहीं रखे। 1970 के दशक के अंत में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदल गया। 1970 का जब दशक का अंत आया तो वहाँ क्या हुआ? चीन की राजनीति जो थी, वहाँ उनका जो राजनीतिक स्वरूप था वो बदल गया, नेतृत्व बदल गया, नेता बदल गए। वहाँ भारत चीन संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उनमें सुधार आने लगा। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। वार्ताएं होती हैं बच्चों, यानी कि बातचीत की गई कि मतलब जो भी सीमा को लेकर विवाद है दोनों देशों के बीच में, वो बैठकर बातचीत करके सुलझा लिए जाए। उसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले क्या हुआ? राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 में चीन का दौरा किया, जिसने भारत चीन संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे पहली पहल किसने की? भारत ने। तो जिसमें क्या हुआ? राजीव गांधी 1988 में चीन गए, वहां पर उन्होंने बैठकर बातचीत की और जो भारत चीन के जो सीमा को लेकर विवाद थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। तब से क्या हुआ? दोनों देशों की सरकारों ने शांति और यथास्थिति को सीमा पर बनाए रखने के उपाय किए। उन्होंने क्या किया कि शांति हम बनाए रखेंगे और जैसी स्थिति है उसको वैसा ही रहने देंगे। दोनों देशों ने ये किया कि हम युद्ध की तरफ आगे अपने कदम नहीं बढ़ाना चाहेंगे। फिर दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने शांति बनाए रखने का उपाय किया। फिर यहाँ पर क्या किया? भारत चीन की सीमा पर 4 पोस्ट खोल दिए। किस लिए खोल दिए? ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आपस में सहयोग दे सके और व्यापार कर सके। इसलिए सीमा पर 4 पोस्ट खोल दिए कि हमने भाई पूरी तरह से हम कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी सीमा पर पोस्ट खोले ताकि दोनों देशों के बीच में परस्पर आपसी सहयोग बना रहे। फिर
क्या हुआ कि 1999 से भारत और चीन के व्यापार 30% की सालाना की दर से बढ़ने से चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी आ गई है। अब 1999 से भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो कम से कम 30% जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से चीन के साथ उसके संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। तो अब भारत और चीन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परस्पर सहयोग रहता है। यहाँ बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले